अब ये चीज़ हमको पता नहीं है, हमको पता चल गया एसिड है, अरे यार नींबू भी तो खट्टा होता है, एक काम करते हैं ये भी एसिड है, चलो तो हो सकता है नींबू ही जैसा होगा, अगर हम गलती से नींबू छू देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह हम एसिड में हाथ डाल देंगे, पता चला मेरा हाथ ही गायब हो गया, तो वो चीज़ से भी तो बचना है ना। हेलो एवरीवन, आज हम मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के असली स्टार से, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। क्या आपने कभी सोचा है नींबू इतना खट्टा क्यों है, सोप इतना स्लिपरी क्यों है, जैसे हाथ में लेते हैं तो फिसल जाता है, और नमक के बारे में क्या ही कहना। नमक तो बस नमक है जो हर खाने में डालने पर स्वादिष्ट खाना बना देता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट ये आईसीएससी और सीबीएसई दोनों फॉर्मेट में है, और जितना हम समझाएंगे ये सारा कुछ एग्जाम के बेसिस पर है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है और आप लोग का डेट भी क्लियर हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो अब एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नाम है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो क्या पढ़ना है एसिड में, क्या पढ़ना है बेस में, क्या पढ़ना है सॉल्ट में, ये पूरा डिटेल जितना पढ़ना है उतना हम क्लियर करवा देंगे। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज है व्हाट इज एसिड। कोई भी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? अगर कोई पूछ लेगा कि एसिड क्या होता है, बहुत आप चैप्टर पढ़ चुके हैं ना एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आपसे कोई पूछ लिया व्हाट इज एसिड, तो हम बोलेंगे नहीं जानते हैं, और बाकी अंदर का पूरा जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कुछ नहीं जानते। तो कम से कम मेन टॉपिक तो हमको जानना होगा ना, कि कोई पूछ लिया एसिड क्या है, जैसे आप ही से कोई पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, आपको अपना नाम नहीं पता, पूरा खानदान का पता, तो ऐसा नहीं ना होगा। तो एसिड के बारे में जानना पड़ेगा। तो एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, इसी तरह बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी, बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये सारा कुछ को इस टॉपिक को हम पूरा तरीका से डिस्कस कर देते हैं। तो पहला एसिड होता क्या है? तो एसिड का पहला फॉर्मेट होता है एसिड सार टेस्ट होता है। सार मतलब जैसे अगर हम लिखते हैं एसिड का टेस्ट, अगर हम बात करें तो एसिड सार टेस्ट होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो एसिड H प्लस आयंस में ब्रेक करता है। ठीक है, मतलब H प्लस आयंस वो देता है। और तीसरा एसिड कोरोसिव इन नेचर होता है, मतलब जंग लग जाएगा, अगर हम एसिड के संपर्क में किसी भी चीज को लाएंगे तो वो जंग लग जाएगा, और ये होल कर देगा किसमें, कोई भी क्लोथ में। तो ये सब तो था फिजिकल प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। अगर इस टाइप का फॉर्मेट है कोई भी चीज का तो समझ में आ जाएगा कि वो एसिड है। अब इसको हम दूसरा तरीका से बोल सकते हैं कि वैसा चीज जो H प्लस आयंस में ब्रेक करे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम पानी का प्रेजेंस लेते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं, तो H प्लस आयंस में वो ब्रेक करता है, तो वो एसिड है। इसको अगर हम उल्टा बात करें कि एक ऐसा मटेरियल जो अगर हम पानी के साथ मिलाएं और वो H प्लस आयन में ब्रेक कर दिया, तो वो भी तो एसिड हुआ ना। ऑपोजिट बात सेम तो वही हो गया। तो ये हो गया एसिड के बारे में। इसी तरह अब एसिड कैसा टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ एसिड। तो टाइप्स ऑफ एसिड में दो कैटेगरी हो जाता है। तो पहला कैटेगरी अगर हम बात करें तो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा अगर हम बात करें तो एक होता है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रॉन्ग का मतलब जिसमें H प्लस आयंस बहुत ज्यादा निकलता है और वो वाटर के साथ में संपर्क में जल्दी आ जाता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह अगर हम वीक एसिड का बात करें तो सेम इसका ऑपोजिट होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम सुने होंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम वीक एसिड के बारे में बात करते हैं। तो वीक एसिड ठीक है,
वीक एसिड में आ जाता है एसिटिक एसिड, सिट्रस एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब बहुत सा आ जाएगा वीक एसिड के फॉर्मेट में। तो ये हो गया व्हाट इज एसिड और टाइप्स ऑफ एसिड। लेकिन हम ये जब बताए थे कि टाइप्स ऑफ एसिड में दो कैटेगरी होता है, तो एक और आएगा जिसको हम कहेंगे वाटर के प्रेजेंस में पानी कितना मिला है। अब पानी क्यों मिला है, सवाल यहाँ पर आया कि हम पानी क्यों मिलाएं। आप सर बोल रहे हैं हम पानी मिलाएंगे, मेरा मन नहीं करेगा हम पानी नहीं मिलाएंगे। तो पानी नहीं मिलाने पर क्या वो एसिड काम करेगा? तो यहाँ हम पहले बता चुके हैं कि ये जब H प्लस आयन कब रिलीज करेगा, जब वो वाटर के संपर्क में आएगा तब रिलीज करेगा। तो जब ये वाटर के संपर्क में आया ही नहीं तो H प्लस आयन ब्रेक करेगा ही नहीं, और जब ब्रेक करेगा नहीं तो एसिड का कैरेक्टर मैच नहीं करेगा इसके साथ। क्लियर है? तो इस वजह से कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड दो टाइप एसिड हो जाता है। कब? वाटर के प्रेजेंस में। पानी हम उसमें कितना मिला है, अगर हम बोल दिए 100% एसिड है, एक एसिड ले लिए और वो 100% उसमें कोई भी पानी नहीं मिला है, तो क्या वो एसिड काम करेगा? वो एसिड काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि वो H प्लस आयन में ब्रेक नहीं करेगा, आयोनाइजेशन नहीं करेगा। वाटर के प्रेजेंस में नहीं आया तो आयोनाइजेशन होगा ही नहीं। क्लियर है? तो अगर हम पानी के फॉर्मेट में, अगर हम वाटर के फॉर्मेट में सेटअप करते हैं तो दो टाइप का होता है, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कॉन्क। एक्चुअली में हम लोग पढ़ते हैं इसको कॉन्क, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है कंसंट्रेटेड। ठीक है? तो अब डाइल्यूट और कॉन्क में डिफरेंस क्या हुआ? तो डाइल्यूट में एसिड का प्रेजेंस कम रहता है और वाटर का प्रेजेंस ज्यादा रहता है। इसी का अगर हम वाइस वर्सा बात करें तो कॉन्क होता है। वाइस वर्सा मतलब समझ में आया? इसका अपोजिट। तो डाइल्यूट में एसिड ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा, और वाटर जो है वो ज्यादा रहेगा। मतलब 90% वाटर रहेगा और 10% एसिड रहेगा। यही चीज अगर हम कॉन्क में बात कर ले तो कॉन्क में इसका ऑपोजिट होगा। अभी हम पहले यही चीज बताए हैं, सेम ऑपोजिट। तो ये जो 90% है वो इधर चला जाएगा और ये जो 10% है वो इधर चला जाएगा। तो एसिड जो है यहाँ ज्यादा रहेगा और वाटर जो है यहाँ कम रहेगा। मतलब वाटर 10% और एसिड 90%। अब जब ये टॉपिक हम पढ़ें तो एक नया चीज हमको समझ में आया कि क्या ऐसे हो सकता है कि हमको कोई 100% एसिड दे दिया और अब बोला कि आपको जैसे बनाना है आप बनाइए, हमको कोई ज़रूरत नहीं, आपके पीछे हम नहीं रहेंगे, आपको जैसे यूज़ करना वैसे कीजिए। डाइल्यूट में आपको यूज़ करना आप डाइल्यूट यूज़ कीजिए, कंसंट्रेटेड में आपको यूज़ करना आप कंसंट्रेटेड कीजिए। तो अब प्रॉब्लम मेरे पास आ गया। क्या प्रॉब्लम आया कि एसिड तो मेरे पास में है, इसमें पानी मिलाना है। अब एसिड में हम पानी मिलाएंगे या पानी में एसिड मिलाएंगे, ये दो प्रॉब्लम मेरे पास में आ गया। अब हम इसको कैसे डील करेंगे? तो ये चीज, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है? तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड को समझते हैं। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड के लिए हम क्या किए, एक बीकर ले लिए, ठीक है, एक दूसरा बीकर ले लिए। दो प्रोसेस में हम समझ जाएंगे तो ताकि हमको प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि हम कैसे करेंगे, कभी अगर ऐसा केस आ गया तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन, इसमें हम इसमें पानी डाल दिए और दूसरा कंडीशन हम इसमें एसिड डाल दिए। ठीक है? अब इसके ऊपर हम पानी डालेंगे। ठीक है? और इस तरह सेम इधर का केस में इसमें हम एसिड डालेंगे। अब दोनों में कौन सा प्रोसेस सही है? तो इस प्रोसेस को करने के लिए क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड बोलते हैं। क्लियर है? तो पहला कंडीशन, अगर हम एसिड में पानी डालते हैं तो एसिड क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। ठीक है? तो जैसे हम एसिड में पानी डालें वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो इतना ज्यादा हीट हो सकता है कि शायद वो एसिड स्प्लैश कर जाए, ये जो बीकर है ये फट जाए, हम लोग के
जगह हाथ पैर में एसिड लग सकता है। और एसिड क्या होता है वो तो हम यहाँ डिटेल बता दिए हैं। जब ये क्लोथ में होल कर देता है तो हम लोग के बॉडी में भी, और ये तो पानी जैसे डाल दिए तो ये तो कॉन्क हो गया, कॉन्क ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एज कम्पेयर टू डाइल्यूट। तो इस वजह से ये प्रोसेस को हम यूज नहीं करते। ठीक है। दूसरा कंडीशन में अगर हम पानी रखे हुए और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी जितना हीट निकला है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, धीरे धीरे खत्म कर देगा। और इस प्रोसेस से हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड का काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी समझ में आ गया कि व्हाट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो अभी तक हम लोग टोटल चीज पढ़ चुके हैं एसिड के बारे में। ये था सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है। अब इसके बाद हम बेस को समझ लेते हैं। तो बेस का भी फिजिकल प्रॉपर्टी समझना होगा। तो पहला कंडीशन है, जिस तरीका से हम यहाँ बताएं एसिड के बारे में उसी तरीका के बारे में बेस के बारे में बता देते हैं। तो पहला चीज बेस, व्हाट इज बेस। कोई पूछ लिया आपसे, जैसे एसिड के बारे में अब कोई आपसे पूछेगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं। 3 क्राइटेरिया होता है, तीनों क्राइटेरिया बता दीजिए। अब टाइप पूछेगा तो आप 2 क्राइटेरिया होता है, दोनों क्राइटेरिया आप बता सकते हैं। तो ये एसिड कंप्लीट हो गया। कोई गलती से पूछ लिया कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है। एसिड में पानी मिलाना या पानी में एसिड मिलाना, वो प्रोसेस भी आप बता सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमको क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं बेस के बारे में। तो जिस तरह यहां हम लिखे थे सॉर टेस्ट, ये क्या होता है, ये स्लिपरी होता है, मतलब सोपी टच होता है। ठीक है। इसको अगर हम छूते हैं तो ये सोपी टच, कभी साबुन को हम लोग छुए बिना पानी के तो हम कैसा लगता है, सोपी इन टच होता है। दूसरा, ये OH माइनस आयन में ब्रेक करता है, OH माइनस आयन में ब्रेक करता है कब, जब पानी के साथ मिलता है तब। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। OH माइनस आयन में ये ब्रेक कर देता है aqueous सॉल्यूशन के साथ। तीसरा लास्ट आया ये बिटर इन टेस्ट, वो कैसा था, सार इन टेस्ट, ये कड़वा लगता है। अगर हम गलती से टेस्ट कर लिए तो ये कड़वा महसूस होता है। अब ऐसा मत समझ जाइएगा कि सर जो हम लोग कॉलगेट यूज करते हैं वो भी तो सर बेस है, लेकिन वो बिटर नहीं रहता है क्योंकि उसमें हम लोग स्वीटनेस मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो ये बिटरनेस खत्म हो जाता है। क्लियर है। जैसे अगर गलती से अगर आपको बिटर टेस्ट पता लगाना है तो एक काम कीजिए, आप साबुन खा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा बिटर टेस्ट होता है या नहीं होता। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया मेरा बेस के बारे में। अब हम इसी तरह जब टाइप्स ऑफ बेस में भी आएगा तो टाइप्स ऑफ बेस में भी आता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। तो स्ट्रॉन्ग में क्या क्या आएगा और वीक में क्या क्या आएगा। तो स्ट्रॉन्ग में आएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हो जाएगा KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड में आ जाएगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब जब पानी मिलाएं एसिड के साथ तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ बेस में भी तो पानी मिल सकता है, मिलेगा ही, क्योंकि OH माइनस आयन में कब देगा, जब एक्वस सॉल्यूशन में आएगा तब। तो यहाँ पर भी तो कुछ कुछ बेस ऐसा होता है जो पानी में मिलता नहीं है, और कुछ कुछ बेस ऐसा होता है जो पानी में मिल जाता है। तो ऐसा बेस जो पानी में मिल जाता है उस बेस को हम एल्केली कहते हैं। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एल्केली नाम का चीज आया होगा। तो एल्केली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्केली। क्लियर है यहाँ तक। मतलब पानी में जो बेस मिला है, सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, पानी में बेस मिला है, अगर वो बेस पानी में डिसॉल्व हो गया तो वो एल्केली हो गया, और नहीं हुआ तो वो बेस का बेस ही रह गया। तो ऑल एल्केली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केली। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब ये था मेरा टोटल तरीका से एसिड और बेस के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया कि इतना कुछ करना है हमको एसिड और बेस के बारे में समझने के लिए, और हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको ना तो टच किया जा सकता है, तो ये सब चीज ना तो हम खा सकते हैं, ये सारा कुछ को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर हम लोग
गलती से ये काम कर दिए तो इसके लिए हम लोग के पास में कुछ इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर इंडिकेट करता है वेदर द मटेरियल इज एसिडिक और वेदर द मटेरियल इज बेसिक। क्या वो मटेरियल एसिड है या क्या वो मटेरियल बेस है, ये कौन बताएगा? इंडिकेटर बताएगा। इंडिकेटर हर चीज में यूज होता है। जैसे हम लोग रोड में चलते हैं तो अचानक से बम्पर का साइन दिया रहता है तो समझ में आ जाता है कि आगे में ब्रेकर आने वाला है। स्कूल का लोगो लगा रहता है तो समझ में आ जाएगा आगे स्कूल है। हॉस्पिटल का लगा रहता है तो आगे हॉस्पिटल है, पता चल जाता है। तो ये सारा कुछ इंडिकेटर ही होता है। लेकिन कॉलेज के बाहर में कभी हम नहीं देखते हैं लगा हुआ रहता है। क्यों नहीं लगा रहता है? क्योंकि अगर लड़का जाएगा तो वो गाड़ी स्लो कर देगा और लड़की जाएगी तो वो गाड़ी स्लो कर देगी। इसलिए कॉलेज के बाहर के साथ में आगे पीछे में इंडिकेटर नहीं लगा रहता। क्लियर यहाँ तक? ये था मजाक का बात। आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक पर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिकेटर कितना टाइप का होता है? तो इंडिकेटर बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, जो इंडिकेटर हम लोग को नेचर से मिलता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर बोलिए या आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलिए या लेबोरेटरी इंडिकेटर बोलिए, तीनों नाम सेम है। क्लियर है? सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, लेबोरेटरी या मैन मेड। आर्टिफिशियली मैन मेड हो गया, ये होता है, उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। लास्ट आता ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जो मेरा ओडर को चेंज करता। ओडर मतलब महक, गंध, इसको चेंज करता है, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो अब हम तीनों को डिस्कस करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, अब हम एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा। तो पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस। ठीक है, लिटमस क्या काम करता है? तो लिटमस को अगर हम एसिड अगर रहा तो वो रेड में चेंज हो जाएगा और बेस रहा तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है टर्मेरिक। टर्मेरिक जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसको हम हल्दी कहते हैं, उसका ओरिजिनल कलर येलो होता है। तो जैसे वो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो येलो एज इट इज येलो ही रहेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं करेगा, तो ये येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको हम बेस के साथ मिलाते हैं तो ये रेडिश ब्राउन इन कलर हो जाता है, तो ये रेड में चेंज हो जाता है। कभी हम लोग कपड़ा धोते हैं, गंदगी लग जाता है खाना वाना जो खाए हैं, तो जब हम लोग साबुन उसमें रगड़ते हैं तो वो येलो कलर डायरेक्ट रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही हुआ टर्मेरिक का। अब आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक में दो होता है, एक होता है फेनोल्फथैलीन, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। फेनोल्फथैलीन का एक्चुअली में कलर कलरलेस ही रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये एसिड के साथ आता है तो ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको बेस के साथ मिलाते हैं तो फेनोल्फथैलीन पहले से कलरलेस था, ये चेंज होके पिंक में चेंज हो जाएगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज पहले से ऑरेंज कलर का था, इसको जैसे हम एसिड के साथ मिलाएं तो ये क्या करेगा, रेड में चेंज हो जाएगा, और बेस के साथ मिलाएं तो ये येलो में चेंज हो जाएगा। अब ये तो था कलर चेंज करने वाला इंडिकेटर। इसके बाद हम बताए थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर जो ओडर चेंज करे। ओडर मतलब महक चेंज कर दे। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दो टाइप का होता है, एक होता ओनियन और एक होता वैनिला। तो ओनियन का हमको पहले से पता है एक अपना महक होता है, इसी तरह वैनिला का भी एक अपना महक होता है। तो ओनियन को अगर हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो उसका महक रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा, मतलब ख़त्म भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम बेस के साथ मिलाते हैं तो वो अपना महक ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम वैनिला को एसिड के साथ मिलाते हैं तो जो महक पहले से था वो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये खत्म कर देगा। तो ये था मेरा इंडिकेटर।
क्लियर हो गया। अभी तक हम एसिड के बारे में बता दिए, बेस के बारे में बता दिए, इंडिकेटर के बारे में बता दिए। अब हम कुछ कुछ टॉपिक को और हम डिस्कस कर लेते हैं, वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। क्लियर है? तो अब हम एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करते हैं। अब एसिड को अगर हम मेटल के साथ मिलाएं और बेस को अगर हम मेटल के साथ मिलाएं तो क्या रिएक्शन होता है, इसको हम देखते हैं। तो पहला कंडीशन आएगा रिएक्शन विथ मेटल। क्या चीज का? एसिड और बेस का। तो अगर हम एसिड के साथ मेटल मिलाएं या बेस के साथ हम मेटल मिलाएं तो क्या रिएक्शन हो रहा। तो अब आ गया एसिड के साथ हम मान लो एक एसिड ले लिए HCl, ठीक है, उसके साथ हम मेटल जिंक मिला दिए तो HCl प्लस Zn, तो ZnCl2 प्लस H2, ठीक है, यहां हो जाएगा बैलेंस। क्लियर? तो अगर हम एसिड के साथ मेटल मिलाएं तो वो क्या चीज में चेंज हो गया? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह अगर हम बेस के साथ मेटल मिलाएं तो वो क्या होगा? सॉरी, NaOH प्लस Zn इज इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2, सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये हो गया बेस प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां तो हमको दिख रहा है कि ये चीज दिख रहा है, लेकिन ये क्या सही हम लिखे हैं? हाइड्रोजन गैस निकला है या मेरा मन कर गया हम बोल दिए? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। जैसे अब हम हाइड्रोजन का हम टेस्ट लेके देखते हैं कि क्या ये निकला है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ये जो रिएक्शन पहले से हो रहा है, ये रिएक्शन के बाहर में हम एक जलता हुआ मैच स्टिक लेके आ जाते हैं। तो जैसे हम जलता हुआ मैच स्टिक लेके आते हैं तो हाइड्रोजन गैस अगर जलता हुआ मैच स्टिक के साथ मिलता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर ये चीज हो रहा है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और अगर नहीं हुआ तो समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकला। तो ये था टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है, मतलब एसिड का हम रिएक्शन लेते हैं और बेस का हम रिएक्शन लेते हैं किसके साथ? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट होता है CO3 और बाइकार्बोनेट होता है HCO3। तो एसिड के साथ हम लेते हैं और बेस के साथ लेते हैं। तो अगर हम एसिड के साथ हम लेते हैं तो क्या होता है? तो जैसे अगर हम ले लिए HCl, इसी तरह दूसरा भी ले लिए HCl, ठीक है, ये हो गया एसिड। अब इसके साथ कार्बोनेट मिलाना है तो कार्बोनेट क्या होगा? CO3। तो कार्बोनेट के साथ तो कोई ना कोई मेटल मिला ही होगा, तो Na2CO3 ले रहे हैं, तो Na2CO3 और यहां पर भी NaHCO3। तो जैसे अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा? ये सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन अगर यही सेम अगर हम फिर बेस के साथ करते हैं तो बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कभी गलती से अगर एग्जाम में दे दिया कि बेस के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करके बताइए, इक्वेशन बनाइए, तो आप डायरेक्ट यही लाइन लिख दीजिएगा, बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो डायरेक्ट हम ये लाइन को क्रॉस कर दिए, ठीक है। तो बेसिस जो है नहीं रिएक्ट करेगा। क्लियर है? अब हम पहले में हाइड्रोजन गैस निकाले, उसके बारे में हम टेस्ट किए
कि ये हाइड्रोजन गैस निकला भी था या ऐसे ही करके मेरा मन कर गया बोल दिए। तो इसी तरह अगर हम यहाँ ये चीज दिख रहा है, ये भी चीज दिख रहा है, लेकिन ये चीज हम निकाले तो जरूर है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम निकाले हैं या नहीं निकाले हैं? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट में हम क्या करते हैं, लाइम वाटर के साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है इसको हम पास कराते हैं। तो जैसे हम पास कराते हैं तो ये क्या करता है, पहले से लाइम वाटर कलरलेस था, वो क्या करेगा, जैसे हम पास कराएंगे तो ये मिल्कीनेस आने लगेगा, मतलब वाइट प्रिसिपिटेट होता है, इस वजह से उसमें मिल्कीनेस आने लगेगा। लेकिन अगर एक्सेस में हम पास कराए जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। अगर वो चीज होता है तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, लाइम वाटर के साथ अगर मिला और ऐसा चीज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और नहीं हो रहा तो समझिए वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो उसका भी हम टेस्ट ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। तो लाइम वाटर में हम क्या किए, ये है लाइम वाटर। अब CaOH2 लाइम वाटर होता है और CaOH2 स्लैक्ट लाइम भी होता है। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, देख लीजिए, ये वाला चीज को हम यहाँ क्लियर बता देते हैं। CaOH2 इसको हम स्लैक्ट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला चीज CaOH2 इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर ये AQ रहा, मतलब पानी के साथ मिला रहा, तो हम यहाँ पर AQ लेंगे। ठीक है, पानी के साथ मिला हुआ रहेगा, और ये जो है स्लैक्ट लाइम है। क्लियर है? तो ये अगर सूखा है तो स्लैक्ट लाइम, पानी के साथ मिल गया तो ये लाइम वाटर। क्लियर है? तो ये पोजीशन लाइम वाटर में हम क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएं। जैसे हम पास कराएं तो यहां पर व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो इसको हम कह सकते हैं मिल्कीनेस। मिल्कीनेस आने लगा, मतलब हल्का व्हाइटिश कलर आ गया। लेकिन हम क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास कराने लगे, एक्सेस पास कराए जा रहे हैं। तो ये जो है लाइम वाटर, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाएगा और फिर से ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CaHCO3। ठीक है, तो ये हो गया, हमको समझ में आ गया कि हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला था वो सही निकला था। तो ये था लाइम वाटर टेस्ट का क्लियर। अब और हम डिटेल समझाते हैं। एसिड के साथ मिलाएं क्या, मेटल, और बेस के साथ भी मेटल मिलाएं। इसी तरह एसिड के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिलाएं, वो भी देख लिए। और बेस के साथ जब हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मिलाएं तो पता चला रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब एसिड और बेस दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो जैसे हम एसिड और बेस दोनों को आपस में मिलाते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जब हम केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें ये सारा डिटेल से बता दिए हैं कितना टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारा पूरा डिटेल में बता दिए हैं। जो नहीं देखें जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एसिड को हम बेस के साथ मिलाते हैं। तो एसिड को जब हम बेस के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर आता है। तो अगर हम एसिड ले लिए, उसके साथ हम बेस मिला दिए तो आ जाएगा NaCl प्लस H2O, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसके बाद हम मेटालिक ऑक्साइड को
और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को का भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये निकल के आता है। तो मेटालिक ऑक्साइड, तो मेटल के साथ ऑक्साइड मिला है, तो जैसे हम मेटल के साथ ऑक्साइड मिला है, तो मेटल मान लीजिए कॉपर मेटल हुआ, इसके साथ हम ऑक्साइड मिला, तो जैसे हम मेटल के साथ ऑक्साइड मिलाते हैं, ये याद रखने वाला बात है, मेटल के साथ अगर हम ऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये जैसे हम मेटल के साथ ऑक्साइड मिलाते हैं तो ये बेस बन जाता है, क्लियर है। और इसके साथ एसिड मिलाना, तो बेस प्लस एसिड क्या हो जाएगा, वही उल्टा एसिड प्लस बेस क्या हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा CuCl2 प्लस H2O। इसी तरह अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो वो एसिड हो जाएगा और उसको हम बेस के साथ मिलाएंगे, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया CO2 प्लस CaOH2, तो बन जाएगा हमारा CaCO3 प्लस H2O। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन ही रिएक्शन हुआ, NMO, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऊपर हो गया मेटालिक ऑक्साइड। तो ये था टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ गए, केमिकल प्रॉपर्टीज समझ गए, अब एसिड और बेस के बारे में हमको समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद हम एक चीज पढ़े थे जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर से हमको एक चीज समझ में आया था कि इंडिकेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो इंडिकेट करता है वेदर द मटेरियल इज एसिडिक और बेसिक। अब मान लीजिए हमको पता चल गया कि ये एसिड है, या मान लीजिए हमको पता चल गया ये बेस है, तो अब ये कितना कंसंट्रेशन में एसिड है और कितना कंसंट्रेशन में बेस है, ये भी तो पता लगाना होगा ना। अब ये चीज हमको पता नहीं है, हमको पता चल गया एसिड है, अरे यार नींबू भी तो खट्टा होता है, काम करते हैं ये भी एसिड है, चलो, तो हो सकता है नींबू ही जैसा होगा, अगर हम गलती से नींबू छू देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी तरह हम एसिड में हाथ डाल देंगे, पता चला मेरा हाथ ही गायब हो गया, तो वो चीज से भी तो बचना है ना। तो इस वजह से एक पेपर होता है जिसको हम कहते हैं पीएच पेपर, वो क्या करता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बताता है कि एसिड कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ बेस बताता है कि ये बेस का पावर कितना, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है उसको पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जिसको हम पीएच पेपर बोलते हैं, ये आप लोग को दिख रहा होगा पीएच पेपर कैसा है, ठीक है। ये पीएच पेपर में अलग अलग कलर दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग कलर आपको दिख रहा है। तो ये जितना भी कलर है ये सारा कलर इंडिकेट कर रहा है, ये सारा कलर इंडिकेट कर रहा है। बीच में जो है वो ग्रीन कलर में है, वो 7 है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। और जितना इधर हम बढ़ते जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बढ़ता जा रहा है। तो जो फर्स्ट में रेड कलर है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, और जो लास्ट में है ब्लू वो सबसे ज्यादा बेस है। तो 1 2 3 फॉर्मेट में हम बात कर सकते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। उधर से हम बात करें तो 14 13 12 वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और बाकी जो है वो वीक बेस, और इधर से अगर हम बात करते हैं वो भी वीक बेस, लेकिन जो 7 है वो न्यूट्रल है। तो ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको हम पीएच पेपर बोलते हैं। तो इस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन कितना है। कुछ नहीं किए, पीएच पेपर को लिए एसिड में डाल दिए या बेस में डाल दिए, वो तो हमको पता चल गया कि एसिड है या बेस है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं पता है कि ये जो सामान है एसिड है या बेस है, पीएच पेपर ले लिए, हम डायरेक्ट अंदर डालें, जो कलर में आ गया उस कलर को हम मैच कर दिए कि हाँ ये इस कलर में आया है, इसका मतलब ये एसिडिक है, या इसका मतलब ये बेस है। अब ये कितना एसिडिक है कितना बेस है वो भी पता चल गया, तो उस हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कुछ कुछ डेली यूजेस होता है पीएच पेपर का हम लोग के घर में या फिर हम लोग के इन्वायरमेंट में, जैसे डाइजेशन के लिए 7 होना चाहिए, पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए। इससे अगर ऊपर होता है और इससे नीचे होता है तो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। फिर मतलब हम लोग का बॉडी 7 से लेकर 7.8 के रेंज में काम कर सकता है। ब्लड जो होता है 5.5 होता है। इसी तरह अगर टूथ डिके होता है
तो टूथ डीके होता क्यों है? 5.5 से नीचे अगर चला जाएगा तो टूथ डीके होने लगेगा। इसीलिए हम लोग ब्रश यूज करते हैं, मतलब ब्रश ट्वाइस अ डे। क्यों? ताकि टूथ डीके से बचा जा सके। अब क्यों ब्रश यूज करते हैं? क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो बेस होता है और एसिडिक मटेरियल हो चुका है हम लोग का पूरा माउथ का इन्वायरमेंट, तो उसको हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो हम टूथ डीके से भी बच सकते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया एसिड और बेस के बारे में। अब इसी तरह जब हम लोग को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो हमको मारता है, तो हम लोग भी उसको मारते हैं। तो ये कंडीशन एनिमल्स के लिए भी है। तो कुछ कुछ एनिमल्स और कुछ कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, हम लोग के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं इरिटेटिंग मटेरियल। वो आइदर एसिडिक हो सकता है, आइदर बेस हो सकता है। तो अगर हनी बी काटा तो वो एसिडिक हम लोग के अंदर में इंजेक्ट कर देते हैं, वास्प काटते हैं तो हम लोग में बेस इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारा कुछ समझ में आ गया पीएच का ये। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बार बार पढ़े, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया। तो ये जब हम पढ़े थे तो आया था A प्लस बी इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर तो हमको समझ में आ गया। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसमें मैच कर रहा है, तो अब हम इस टॉपिक पर ध्यान देंगे जिसको हम कहेंगे सॉल्ट। तो फिर से हम रिवीजन करते हैं एसिड और बेस को। तो एसिड के बारे में हम बताए थे कि वो H प्लस आयन में ब्रेक करता है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं H3O पॉजिटिव आयन में भी ब्रेक करता है। सर आप बताएं H प्लस आयन, अभी फिर आप बता रहे हैं H3O पॉजिटिव आयन, ऐसा कैसे है? तो मान लीजिए हम एसिड में हम पानी मिला दिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये दो पार्ट में टूटेगा और ये जो है एज इट इज यहां रह जाएगा। तो पहले से ये H प्लस है और ये H2 हो गया, तो H3O, ठीक है, O पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? तो यही चीज हम समझा रहे थे। तो अब अगर हम पढ़ते हैं एसिड के बारे में, तो एसिड H प्लस आयन और H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है, दोनों निकालता है। समझ में आ गया? क्लियर है? जब पानी के साथ मिलता है। अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ बेसिक सा सॉल्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सॉल्ट के बारे में समझिए, ध्यान से समझिएगा, सारा एग्जाम का टॉपिक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो पहला सॉल्ट जो आता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कैसे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तब बनेगा जब हम ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन, अब ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है अगर हम सोडियम क्लोराइड में पानी मिला दिए तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। When an electricity passed through brine solution, when electricity passed through brine solution, तो क्या बनेगा? NaOH। अब कैसे बनेगा? तो ये NaCl है और इसमें हम पानी मिला दिए तो ये बन जाएगा NaOH। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या चीज हमको समझ में आता है? एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो ये दो पार्ट में टूटेगा, तो एक हो जाएगा Cl2 और एक हो जाएगा H2। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक है। तो ये मेरा बन गया जो पहले से हम बता रहे थे। अब इसका यूजेस है, तो अगर हम इसको बोल सकते हैं NaCl इज यूज्ड एज अ रॉ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका यूजेस है, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा है सॉल्ट CaO Cl2,
इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, एक यहां हम बताए थे डिटेल में स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम क्या बताए थे? एक ऐसा CaOH2, लेकिन वो कंडीशन क्या था? वो सूखा रहेगा, उसमें पानी नहीं मिला रहेगा। तो CaOH2 को जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे हम क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो ये क्या करेगा? CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैक लाइम बोले थे, इसके साथ हम क्लोरीन मिलाए। जैसे क्लोरीन मिलाए तो ये क्या किया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकला। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है, पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है, लॉन्ड्री में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर है मतलब पानी को साफ करने में यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लीचिंग का मतलब होता है रंग। ब्लीच का मतलब होता है किसी भी चीज का रंग को उड़ाना। तो रंग को उड़ाने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा मटेरियल है जहां पर रंग को उड़ाया जाता है। जैसे आज के डेट में सब कोई बाल कलर करवाते हैं, तो अब जैसे बाल कलर करवाएं तो वो पहले से नेचुरल कलर था, उसमें ब्लीच किया गया, जैसे वो ब्लीच किया गया तो उसका रंग उड़ गया। अब वहां पर जो कलर हमको यूज करना वो कलर हम यूज कर सकते हैं। तो पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, लॉन्ड्री में भी यूज कर होता है। अब कपड़ा को, जैसे ये ब्लू कलर का कपड़ा है, इसका कलर हमको पहले उड़ा देंगे ब्लीचिंग पाउडर यूज करके, उसके बाद क्या करेंगे, जो कलर हमको यूज करना है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर। हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब थर्ड है NaHCO3 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? तो बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड को यूज करके बनाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को क्या यूज करना है? तो सोडियम क्लोराइड के साथ में हम NaCl, सोडियम क्लोराइड हुआ, इसमें NaCl में हम वाटर मिला दिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिए और प्लस अमोनिया मिला दिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3। ये हो गया बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा काम क्या करता है? तो बेकिंग सोडा का काम होता है किसी भी चीज में, मतलब बेकिंग मतलब बेक करते हैं। बेक क्या चीज को करते हैं? या तो केक को करते हैं, या तो ब्रेड वगैरह को करते हैं, ओवन में डालते हैं, तो ओवन में हम लोग हीट देते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे इसमें हीट पड़ता है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकाल देता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी चीज को फ्लफी, स्पॉन्जी बनाता है। ठीक है, तो ये हम बेकिंग में यूज करते हैं, मतलब केक जब बनाते हैं तो हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको हीट दे दिए, तो NaHCO3 को अगर हम हीट देते हैं, ये साइन जो होता है ये हीट का साइन होता है। किसके लिए? केमिस्ट्री में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम यहां भी बता देते हैं। अगर हम नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है, ये 3 चीज लिखे, अगर हम नॉर्मल लिखे, अब बोलेंगे कि बताइए ये क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा सर ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम बोलेंगे नहीं, हम मैथ के फॉर्मेट से नहीं आपसे बात कर रहे हैं, कोई और दूसरा चीज से बताइए। तो आप बोलिएगा सर ये फिजिक्स के फॉर्मेट से ना डेल्टा इसको बोलते हैं। तो हर चीज का अलग अलग फॉर्मेट होता है। अगर हम मैथ के प्रोसेस से समझते हैं तो ये होता है ट्रायंगल, अगर हम फिजिक्स के फॉर्मेट से समझते हैं तो ये होता है डेल्टा, और अगर हम इसको केमिस्ट्री फॉर्मेट से समझते हैं तो इसको हम कहते हैं हीट। क्लियर? तो इसमें हम क्या किए, हीट दिए। तो जैसे हम हीट दिए तो ये क्या करेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में ब्रेक कर जाएगा, और यही जो CO2 रहता है यही क्या करता है, किसी भी चीज को
फ्लफी बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या क्या है? तो पहला बेकिंग पाउडर बनाने में, यहाँ हम लिखे हैं बेकिंग सोडा, यहाँ हम बता रहे हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बहुत फर्क होता है। बेकिंग सोडा में अगर हम कोई माइल्ड इस टार्टरिक एसिड ये सारा कुछ अगर हम लगा यूज कर देते हैं तो वो क्या करता है, बेकिंग पाउडर बना देता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, और बाकी तो बता दिए क्या चीज के लिए यूज होता है। अब और दूसरा टॉपिक है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम लिखते हैं Na2CO3 में हम क्या किए, वाटर को डेकाहाइड्रेट वाटर को हम मिला दिए। तो जैसे हम सोडियम कार्बोनेट में पानी मिला दिए, तो सोडियम कार्बोनेट में जैसे हम पानी मिलाएं तो वो क्या करेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस दिख रहा था, अब जो बनेगा वो बनेगा Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये हो गया बेकिंग, सॉरी यहाँ तो था बेकिंग, ये हो गया वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग में काम आता है, वॉशिंग क्लोथ, लॉन्ड्री में काम आएगा। प्लस ये रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस जो रहता है पानी में उसको हटाने में काम आता है। तो ये क्या हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब लास्ट है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, तो इसको हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब POP बनता कैसे है? तो POP बनता है, जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन में हीट देते हैं, 373 केल्विन में अगर हम हीट देते हैं तो ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है हाफ H2O, और ये प्लस 1/2 H2O अलग हो जाता है। तो ये हो जाता है जिप्सम। ठीक है, और ये हो गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या है? पहला फॉल्सरिंग बनाने में, टॉयल्स वगैरह बनाने में, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लास्टर करने में। अब प्लास्टर कैसे होता है, मान लीजिए कभी आप लोग का हाथ टूटा होगा, पैर टूटा होगा, तो ये सारा कुछ में हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। तो प्लास्टर कैसे होता है, यही POP का यूज किया जाता है। POP को हम यूज कर लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर गलती से ये POP में फिर से पानी मिल गया तो वो फिर से हार्ड हो जाएगा और फिर से वो जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।